अफ्रीका के कुछ रीजन्स में अगस्त 2020 से जुलाई 2023 तक एक रेवोल्यूशन होता है जिनमें रिपब्लिक ऑफ गिनिया, माली, बुर्किना फासो और नाइजर शामिल थे। इन सभी जगह मौजूदा सरकार को हटाकर उनकी जगह ले ली इन यूनिफॉर्म पहने लोगों ने, इस उम्मीद के साथ कि ये सभी अपने अपने देशों में शांति कायम करेंगे। इन वर्दीधारी लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज को अपने देश से निकालकर बाहर कर दिया। ये सभी वर्दीधारी लोगों का समूह वेस्टर्न कंट्रीज को खुली चुनौती देने लगा, जिसमें सबसे ज़्यादा चुनौती उन्हें एक देश ने दी जिसका नाम है बुर्किना फासो। और वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद उड़ाने वाला वो शख्स है जिसका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। इब्राहिम को अफ्रीका की नौजवान पीढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद करती है। जब से इब्राहिम पावर में आया है तब से उसने वो सभी कदम उठाए जिससे वो अपने देश को गरीबी से निकाल सके। वो अपने देश को वेस्टर्न कंट्रीज की दया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उनके लिए ये सब करना आसान नहीं था। जब से इब्राहिम बुर्किना फासो के लीडर बने हैं, उन पर अभी तक 18 बार जान से मारने के हमले हो चुके हैं। ने बुर्किना फासो के महान लीडर रहे थॉमस सनकारा से कंपेयर किया जा रहा है, जिन्हें 1987 में मार दिया गया था क्योंकि वो भी इस देश को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे। ये कहानी है इब्राहिम ट्रोरे की, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं। आखिर ऐसा क्या है इस 36 साल के इब्राहिम ट्रोरे में जो इन्हें पूरी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर बनाता है, और आखिर क्यों वेस्टर्न कंट्रीज इनसे इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं। बुर्किना फासो कंट्री को पहले द रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा कहा जाता था। साल 1960 में रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा के अंदर आज़ादी की आग भड़क चुकी थी और उन्होंने आखिरकार फ्रांस से अपने आप को आज़ाद कर लिया था, और मॉरिस योमेगो को अपने देश का आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। मॉरिस ने अपने देश के लोगों के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे उसकी कुर्सी से हटाए, इसलिए उसने कंट्री में वन पार्टी रूल अप्लाई कर दिया। देश के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन में अभी भी फ्रांस दखल देता था। बुर्किना फासो के लोगों को फ्रांस की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को मॉरिस गवर्नमेंट में मेन पोजीशन पर देने लगा था। धीरे धीरे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा था। अब बुर्किना फासो में फिर से आंदोलन होने लगे थे और मिलिट्री ने राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया और खुद सत्ता पर बैठ गए। बुर्किना फासो में ऐसे कई आंदोलन लगातार होते रहे क्योंकि इनके देश का राष्ट्रपति कौन होगा, और इनकी इकोनॉमी भी फ्रांस ही कंट्रोल करता था। इनके ट्रेड, फॉरेन रिजर्व, नेचुरल रिसोर्सेज और गोल्ड सब फ्रांस ही कंट्रोल करता था। अफ्रीका वैसे भी दुनिया में सोने का गढ़ माना जाता है, लेकिन फ्रांस इन्हें मजदूर बना के इनसे सोना निकलवाता था और उसके आगे का प्रोसेस सब फ्रांस कंट्रोल करता था। फ्रांस की कंपनीज इनके देश में जाकर सोना और नेचुरल रिसोर्सेज निकालते थे और इन्हें सिर्फ मजदूरी का पैसा दिया करते थे। मिलिट्री में भी ये सभी अफ्रीकन कंट्रीज फ्रांस के ऊपर ही डिपेंड रहती थी, चाहे वो कोई नई मिसाइल लेना हो या फिर बंदूक, सब फ्रांस ही मैनेज करता था। बुर्किना फासो की जनता को ये सब पसंद नहीं था। उनके अंदर फ्रांस के लिए गुस्सा था क्योंकि ये लोग इनके देश में आकर गोल्ड और नेचुरल रिसोर्सेज लेकर जाते थे, लेकिन इन्हें तब भी अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजारनी पड़ती थी। फ्रांस ने कभी किसी अफ्रीकन देश में गोल्ड रिफाइनरी तक नहीं बनवाई क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कि ये कभी गोल्ड का प्रोसेस समझे, जिससे फ्रांस के लिए परेशानी खड़ी हो जाए। आज़ादी के बाद भी ये सभी अफ्रीकन कंट्रीज आज तक भुखमरी, हाई क्राइम रेट, करप्शन और गरीबी से जूझ रही हैं। इनके देश में मिलने वाली चीजें भी इनकी ना हो पाने से अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों में गुस्सा उभरने लगा था। साल 2010 के बाद से सभी अफ्रीकन देशों में आंदोलन की आवाजें उठने लगी थी। अब आम लोगों ने हथियार उठाना ही सही समझा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने लगे। बुर्किना फासो में फ्रांस की मिलिट्री की मौजूदगी वहां के लोगों को नागवार गुजरी और 24 जनवरी 2022 को देश के मौजूदा राष्ट्रपति, जिन्हें फ्रांस का पपेट भी कहा जाता था, क्रिश्चियन कबोरे को सत्ता से बेदखल कर दिया। जनरल दमीबा जुंटा
के सत्ता में आने के बाद उन्हें उन वादों को पूरा भी करना था जो उन्होंने वहाँ की जनता से किए थे। लेकिन दमीबा उन सभी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिससे उनके साथ के ही ऑफिसर उनसे बहुत नाराज थे। यंग ऑफिसर्स भी दमीबा की सत्ता से नाराज और नाखुश थे, जिनमें एक नाम इब्राहिम त्रोरे का भी था। इब्राहिम के अनुसार दमीबा अपने लक्ष्य से भटक चुके थे, जिससे ऑफिसर अब उन्हें पद से हटाना चाहते थे। सत्ता में आने के मात्र 8 महीने बाद ही सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम त्रोरे और उनके ग्रुप ने दमीबा को सत्ता से बेदखल कर दिया। बुर्किना फासो में लगातार 8 महीनों में दूसरा आर्मी टेक ओवर हुआ। शाम को त्रोरे ने टीवी पर आकर कर्नल दबीबा की सत्ता से बेदखल करने की बात की पुष्टि की। 2 अक्टूबर 2022 को त्रोरे को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। 34 साल के इब्राहिम त्रोरे बुर्किना फासो के ऑफिशियली नए राष्ट्रपति बन गए। पहले दिन से ही त्रोरे ने वो सभी कदम उठाए जो इस देश की जनता के हित में थे, जैसे कि फ्रांस के साथ किए गए डिफेंस पैक्ट को ख़त्म कर दिया और बुर्किना फासो में मौजूद फ्रांस की मिलिट्री को 1 महीने के अंदर बुर्किना फासो छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। इब्राहिम त्रोरे के इस कदम ने सभी वेस्टर्न कंट्रीज को परेशानी में डाल दिया। फ्रांस ने इब्राहिम त्रोरे के सख्त आदेश को देखते हुए अपनी आर्मी को बुर्किना फासो से बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों के बाद त्रोरे ने रशिया भी विजिट किया और वहां जाकर रशिया के सामने अपनी डिमांड रखी और वेस्टर्न कंट्रीज को खूब टारगेट किया। राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद त्रोरे को यह आश्वासन दिया गया कि रशिया बुर्किना फासो की मिलिट्री को मजबूत बनाने में उनकी मदद करेगा। इब्राहिम ने चाइना से भी अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए आर्म्ड व्हीकल का सौदा किया और टर्की से ड्रोन्स भी खरीदे। इन सभी वजहों से वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद उड़ चुकी थी। त्रोरे ने प्रेसिडेंट को मिलने वाली सैलरी से लेने से भी इनकार कर दिया, जिससे वो अपने देश के लोगों के दिलों में जगह बना पाए। त्रोरे ने गोल्ड सेक्टर में भी अपनी पकड़ बना ली। उन्होंने बुर्किना फासो में पहली गोल्ड रिफाइनरी की शुरुआत की, जिससे फ्रांस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब तक बुर्किना फासो के गोल्ड का सारा कंट्रोल फ्रांस के पास ही था। इस प्रोजेक्ट से बुर्किना फासो के लोगों को नौकरियां मिलेंगी और बुर्किना फासो अपने निकाले हुए गोल्ड को देश पर खर्च करेगा। इब्राहिम ने अपने देश के गोल्ड को बचाने के लिए उन प्राइवेट रिफाइनरी से परमिट वापस ले लिए जो उनके गोल्ड को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती थीं। अगस्त 2024 को इब्राहिम ने आईएमएफ द्वारा दिए जा रहे $32 मिलियन के कर्ज को लेने से मना कर दिया था। इब्राहिम ने कर्ज को ठुकराने की वजह में बताया कि अफ्रीकी देशों के पास वो सब कुछ है जिससे वो तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, बस उन्हें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इब्राहिम ने किसानों को एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी चीज़ें जैसे ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर फ्री में बांटी, ताकि किसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी अपने देश में इम्प्रूव किया जा सके। रशिया ने बुर्किना फासो को 25,000 टन गेहूं डोनेट किए हैं, जिससे इब्राहिम को वहां भुखमरी में मर रहे लोगों को बचाने में आसानी हो सके। बुर्किना फासो की ज्यादातर जनता अंधेरे में जिंदगी बिताती है, क्योंकि उनके यहाँ बिजली का ना होना यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इब्राहिम ने इस समस्या से निपटने के लिए चाइना की मदद से 25 मेगावाट का बड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं। बुर्किना फासो की रोड्स को ठीक करने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। आज इब्राहिम त्रोरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सिर दर्द बना हुआ है। शायद आप में से कुछ लोग इब्राहिम त्रोरे को पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे, कुछ बोलेंगे ये डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री रूल है, लेकिन बुर्किना फासो के लोगों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निकलने के लिए, जो वो कई सालों से सहते आ रहे हैं। आज के समय में इब्राहिम त्रोरे ही एक ऐसा इंसान है जिससे वेस्ट डरा हुआ है।